आज मैं आपको दुनिया के सबसे असफल, सबसे दुखी इंसान की जीवन कहानी सुनाने वाला हूँ। वो इंसान मरते दम तक अपने जीवन में सफलता के लिए तरसता रहा। ना उसे प्यार मिला, ना उसे नौकरी मिली, ना उसे पहचान मिली। वो एक गुमनामी भरा जीवन जिया और गुमनामी में ही मर गया। वो दिल का भला और मानवता से अपार प्रेम करने वाला इंसान था। मानव सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहता था, पर उसके भोलेपन और अच्छे स्वभाव के बदले समाज ने उसे केवल कष्ट, दुख और मानसिक यातनाएं ही दी। आज की स्वार्थी और निर्दयी दुनिया ने उसके सारे प्रयासों को क्रूरता से मसल कर रख दिया। उसने निराश होकर 37 साल की उम्र में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और वो सांसारिक दुखों से मुक्त हो गया। आज की हमारी कहानी डच चित्रकार विंसेंट वैन गॉग की कहानी है। विंसेंट वैन गॉग का जन्म 30 मार्च 1853 में नीदरलैंड के जुडर्ट गांव में हुआ। उनके पिता एक पादरी थे। विंसेंट को 2 भाई और 3 बहनें थी। वो अपने छोटे भाई थियो से सबसे करीब थे। थियो भी विंसेंट वैन गॉग से बहुत प्यार करते थे। विंसेंट बचपन से ही शांत स्वभाव के और एकांत प्रिय व्यक्ति थे। उनकी स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद वह नौकरी की तलाश में भटकते रहे और उन्हें एक भी ढंग की नौकरी नहीं मिली। तब उन्होंने अपने भाई थियो से मदद मांगी। थियो तब पेरिस के चित्रों के व्यापारी गुपिल के यहाँ काम करते थे। थियो ने गुपिल से रिक्वेस्ट कर विंसेंट वैन गॉग को गुपिल की शाखा में सेल्समैन की नौकरी दिलवा दी। पर वैन गॉग को पेंटिंग और आर्टिस्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें पेंटिंग बेचने में दिक्कत आ रही थी। वो कस्टमर को पेंटिंग के बारे में ठीक से समझा नहीं पाते थे। इस वजह से वो पेंटिंग सेल नहीं कर पाते। शॉप के मालिक गुपिल ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर तुम पेंटिंग नहीं बेचोगे तो तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। फिर क्या था, विंसेंट वैन गॉग थियो से मदद मांगने गए। थियो ने समझाया कि तुम्हें पहले पेंटिंग के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। तो फिर विंसेंट ने ढेर सारी आर्ट संबंधित किताबें पढ़ना शुरू किया और आर्टिस्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो रात भर किताबें पढ़ते और दिन भर गुपिल की संस्था में काम करते रहते। उनके प्यारे स्वभाव और आत्मीयता से पेंटिंग के बारे में जानकारी देने की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग खरीदना शुरू हो गए। धीरे धीरे विंसेंट का सेल बढ़ता गया। विंसेंट को भी पेंटिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। वो रेम्ब्रांट, मिले, कोरो, कांस्टेबल जैसे चित्रकारों के बारे में बड़ी ही आत्मीयता से बातें करते। वो एक अच्छा सेल्समैन बन चुके थे। इस वजह से गुपिल के मालिक ने खुश होकर विंसेंट वैन गॉग को लंदन की शाखा में मैनेजर के रूप में नियुक्ति दी। वो लंदन में किराए के मकान में रहते। वहाँ वो मकान मालिक की लड़की उर्सुला से प्रेम कर बैठे। उर्सुला भी उनसे प्यार करती थी, लेकिन जब विंसेंट वैन गॉग ने उर्सुला से शादी करने का प्रस्ताव रखा तो उर्सुला ने उनके भोले और इमोशनल स्वभाव की वजह से डर कर शादी करने से मना कर दिया। यह सदमा विंसेंट सह नहीं पाए और प्रेम भंग की वजह से उन्हें जोरदार मानसिक आघात पहुंचा। वो तब से उदास रहने लगे और धीरे धीरे उनका मन उबने लगा। इस वजह से उनका सेल कम होता चला गया। उन्हें लंदन से हटाकर वापस पेरिस की शाखा में भेजा गया, लेकिन अब वो उतने उत्साह से काम नहीं करते थे। वो उस नौकरी से ऊब गए थे। उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग नौकरियां ढूंढी, पर किसी जगह उनका मन नहीं लगा। उन्हें लंदन में एक प्राइवेट स्कूल में फ्रेंच टीचर की नौकरी लग गई। वहाँ पर उन्हें विद्यार्थियों के माँ बाप से फीस वसूल करने का काम दिया गया, लेकिन उनके भोले स्वभाव की वजह से विद्यार्थियों के पेरेंट्स उनके सामने गिड़गिड़ाते और अपने गरीबी का रोना रोते। वैन गॉग पहले से ही बहुत भोले और दयालु थे। उनको पेरेंट्स की दुर्दशा को देखकर बहुत बुरा लगता और वो झट से पिघल जाते। बहुत बार वो अपने पेमेंट से ही कुछ बच्चों की फीस भर देते। धीरे धीरे सारे पेरेंट्स ने रोना धोना शुरू किया और फिर विंसेंट की तनख्वाह कम पड़ने लगी। विंसेंट सभी बच्चों की फीस नहीं भर पाते थे। स्कूल ने उनको वार्निंग दी और जब वह फीस इकट्ठा नहीं कर पाए तो उनको नौकरी से निकाल दिया। विंसेंट के भोले स्वभाव और इमोशनल होने की वजह से वो कहीं भी टिक नहीं पाते थे और काम से निकाले जाते। इसीलिए वो निराश और हताश रहते। फिर उनके दिमाग में ख्याल आना शुरू हो गए कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और ईश्वर ने मुझे इस धरती पर किस लिए भेजा है। उनको लगा कि मैं खुद के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, कम से कम मुझे अपना जीवन समाज की सेवा के लिए और मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर उन्होंने लंदन में धर्मोपदेशक विद्यालय में सेवा करना शुरू किया। वहाँ काम करते वक्त उनको समझ में आया कि मुझे अब पादरी बनना चाहिए
और लोगों को धार्मिक उपदेश देने चाहिए, लेकिन पादरी बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था। फिर विंसेंट ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की कोशिश की, पर वो हर साल फेल होते रहे। थक हार कर वो धर्मोपदेश विद्यालय की कमेटी के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे पादरी बनने का अवसर दिया जाए, लेकिन वह ग्रेजुएट ना होने की वजह से उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। फिर बोरीनाज नाम की एक दुर्गम जगह पर चर्च में एक पादरी की जगह खाली थी, जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था। तो उस कमेटी ने विंसेंट को पूछा कि अगर तुम बोरीनाज की खदानों में जाकर रहना पसंद करोगे तो हम तुम्हें पादरी बनाकर वहाँ भेज देंगे। विंसेंट झट से तैयार हो गए और सीधा बोरीनाज पहुँच गए। वहाँ का चर्च बड़े ही जर्जर हालत में था। वहाँ के दरवाजे खिड़कियाँ टूटी फूटी थी। कई सालों से वहाँ पर कोई पादरी नहीं आया था। विंसेंट ने पूरे चर्च को साफ किया और उसे फूलों से सजा दिया। फिर विंसेंट लोगों का इंतजार करने लगा, लेकिन लोग चर्च में नहीं आते थे। वो पूरा दिन खदान में मजदूरी करते और रात को थक हार कर सो जाते। विंसेंट ने शाम को चर्च के बाहर आग जलाकर खाना पकाना शुरू किया। वो लोगों को खाना खाने के लिए बुलाता, लोग खाना खाने के लिए आते। वो शाम को उनको धर्मोपदेश दिया करता। दिन भर लोग खदानों में काम करते जाते। दिन भर गांव में कोई नहीं होता। विंसेंट घर में बैठे बैठे बोर होता। एक दिन उसने पेंसिल उठाई और कागज पर कुछ ड्रॉ करने लगा। धीरे धीरे उसने कई ड्राइंग्स कर डाले। उसे उस दिन बहुत सुकून मिला, बहुत आनंद महसूस हुआ। उसने अपने भाई थियो को एक खत लिखा। मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा था। मैं 5 साल से भटक रहा था। मुझे मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा था। आज मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। लगता है मुझे चित्रकला में प्रयास करने चाहिए। तुम क्या सोचते हो थियो? थियो खत पढ़कर खुश हुआ। उसे अपने भाई की चिंता सताए जा रही थी, पर आज विंसेंट खुश था। थियो ने विंसेंट को लिखा, भाई तुम पेंटिंग करो, तुम्हें जो मदद चाहिए मैं कर दूंगा। विंसेंट भी खुश होकर पेंटिंग करने लगा। वो रोज अपने पेंटिंग के बारे में थियो को खत लिखता। थियो भी उसके लिए आर्ट मटेरियल भेजता था और विंसेंट की प्रशंसा करता रहता। विंसेंट ने जीवन में कभी भी पेंटिंग नहीं की थी, ना उसने आर्ट की कोई पढ़ाई की थी। वो थियो को बोलता, मैं पेंटिंग्स तो करता हूँ, पर मुझे पेंटिंग और आर्ट मटेरियल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इस वजह से मेरे पेंटिंग ठीक नहीं बन पा रहे हैं। मैं क्या करूँ? थियो ने कहा, अपने रिश्तेदार और आर्टिस्ट एंटोनो माओ के यहाँ तुम क्यों नहीं जाते? वो तुम्हें पेंटिंग करना सिखा देंगे। ये आइडिया विंसेंट वैन गॉग को पसंद आया और वो 2 साल एंटोनियो माओ के पास पेंटिंग सीखने के लिए गए। उस वक्त विंसेंट का सारा खर्च थियो उठाते थे। उस वजह से थियो हमेशा तंगी में रहते। उनके और उनके पत्नी के बीच में विंसेंट की वजह से नोक-झोंक होती रहती, पर थियो अपने भाई के बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करते थे और भाई को दिल खोल कर मदद करते थे। यहाँ एंटोनियो विंसेंट को पेंटिंग सिखाने में असमर्थ थे। विंसेंट अपने मन की सुनते थे और जैसा दिल करता वैसे रंग इस्तेमाल करते थे। एंटोनियो ने कहा, तुम कभी पेंटिंग नहीं सीख सकते, तुम पेंटिंग करना छोड़ दो। विंसेंट गुस्से से लाल होकर थियो के पास आया। थियो ने उसे प्यार से समझाया और कहा कि तुम पहले पेंटिंग्स को देखो और समझो कि अच्छी पेंटिंग्स कैसे होती है। तुम गैलरीज में जाओ, म्यूजियम्स में जाओ और पेंटिंग्स को देखो। वैन गॉग रोज घंटों घंटों पेंटिंग्स को देखते रहते और सीखने की कोशिश करते। उन्हें मिले के चित्र पसंद आते और वो वैसे ही चित्र बनाने की कोशिश करते। वैन गॉग ने खान मजदूरों के, किसानों के, झुग्गी बस्तियों के, गरीब और अनाथ लोगों के चित्र बनाना शुरू किया। उनके चित्रों में दुख, दर्द और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं होता था। वो निराशवादी, काले, गहरे, भूरे रंग और ग्रे रंगों का इस्तेमाल किया करते। उनका इसी दौर का एक चित्र पोटैटो ईटर्स बहुत फेमस हुआ। उसमें उन्होंने उबले हुए आलू खाते हुए मजदूरों का चित्र बनाया है। 1880 से लेकर 1886 तक उन्होंने ऐसे ही चित्र बनाए। वो उन चित्रों को थियो को देते और गुपिल में बेचने को बोलते, पर विंसेंट का एक भी चित्र नहीं बिका। विंसेंट निराश होकर थियो को बोलते कि क्या मुझे चित्रकला नहीं आती? लोगों को मेरे चित्र क्यों अच्छे नहीं लगते? मुझे पेंटिंग्स छोड़ देनी चाहिए क्या? थियो ने विंसेंट को कहा कि तुम्हें पेंटिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तुम दूसरे कलाकारों से मेलजोल क्यों नहीं बढ़ाते? तुम उन्हें अपने चित्र दिखाओ, वो तुम्हें गाइड करेंगे। विंसेंट ने आर्टिस्ट से मिलना जुलना शुरू किया। वो पिसारो, सेजान, रेनवा, सिसिली, सोरा जैसे कई महान कलाकारों से मिले, उनको अपने चित्र भी दिखाए, पर किसी ने वैन गॉग की तारीफ नहीं की, उल्टा उसे डिमोटिवेट किया।
बस पॉल गोगिया ने ही उनके चित्रों को सराहा। उस दिन से विंसेंट वैन गॉग पॉल गोगिया के दोस्त हो गए। थियो ने विंसेंट को एंटवर्प की आर्ट एकेडमी में दाखिला दिलवाया। वहाँ विंसेंट चित्रकला की टेक्निक सीखने लगे, पर जब विंसेंट को चित्र में रंग भरने को बोला जाता, वो इतने गाढ़े और मोटे रंग कैनवास पर लगाते कि कैनवास से रंग नीचे टपकना शुरू हो जाते। ये देखकर एंटवर्प से उन्हें 3 महीने में ही निकाल दिया। वहाँ उन्हें रूबेंस के चित्र, जापानीज प्रिंट देखने को मिले और वहाँ से उनके चित्रों में लाइट और फ्रेश रंग आना शुरू हो गए। उन्होंने पेरिस टाइम में पेरिस के रंगीन जीवन का चित्रण किया। 1888 में पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से कुछ दिनों तक थियो विंसेंट को पैसे नहीं भेज पाए, तो वैन गॉग थियो पर नाराज हो गए। वैन गॉग को लगा कि थियो मेरी पेंटिंग्स बेच देता है और मुझे उसका एक भी पैसा नहीं देता। एक दिन विंसेंट वैन गॉग गुस्से में थियो के पास गया और अपने भाई को खरी खोटी सुनाई। विंसेंट की बातें सुनकर थियो को बहुत बुरा लगा। उसने विंसेंट को वो सारे चित्र दिखाए जो उसने थियो को भेजे थे। उसका एक भी चित्र नहीं बिका था। विंसेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वहाँ से निकल गया। जब थियो काम पर गया था, विंसेंट ने अपने सारे पेंटिंग्स दीवार पर लगाए और थियो के घर को फूलों से सजाया। एक गुड बाय चिट्ठी थियो के नाम से लिखी और दरवाजे पर छोड़ दी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्रिय थियो, मुझे माफ़ करना, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ। तुम मेरी चिंता मत करना। मैंने पेरिस में रहकर कला को समझ लिया है। अब मैं स्वच्छंद मन से पूरे उत्साह के साथ केवल कला साधना में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें खत लिखता रहूँगा, तुम्हारा विंसेंट वैन गॉग। वो फ्रांस के आस गांव में जाकर रहे। वहाँ एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जिसमें केवल एक पलंग और 2 कुर्सियाँ ही थी। वो वहाँ 2 साल रहे। वैन गॉग ने वहाँ पागलपन की हद तक जाकर काम किया। वो दिन रात चित्र बनाते रहते। रात के अंधेरे में भी गांव में सर पर लैंप लगाकर लैंप की रोशनी में चित्र पूरा करते रहते। उनका खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मानसिक तनाव उनके चेहरे पर साफ झलकता था। उसी दौरान गांव में एक प्रेग्नेंट वेश्या आई। उसको गांव वाले ठीक से ट्रीट नहीं करते थे। विंसेंट को उसकी दया आई। वो उसको खाने पीने की चीज़ें देते, दवाई भी देते। उसको रहने के लिए घर नहीं था, तो विंसेंट ने अपने घर में उसको जगह दी। विंसेंट के दिल में ख्याल आया कि मैं इससे शादी कर लूँ तो उसका जीवन सुधर जाएगा। वो लोग उसे भला बुरा बोलना बंद हो जाएंगे। विंसेंट ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो उसके इस व्यवहार से डर गई और उसका घर छोड़कर भाग गई। विंसेंट और हताश और निराश रहने लगा। इसका परिणाम उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। कुछ दिन बाद उसने पॉल गोगिया को खत लिखकर अपने यहाँ बुलाया। पॉल गोगिया की आर्थिक स्थिति और भी गई गुजरी थी। पॉल गोगिया के आने से विंसेंट खुश रहने लगा। वो दोनों साथ में काम करते, शाम को काम पे चर्चा किया करते। कभी कभी उनमें नोकझोंक भी हुआ करती। एक दिन रात को दोनों के बीच में बड़ी लंबी बहस हुई और तभी विंसेंट को पागलपन का दौरा पड़ा। उस वक्त गुस्से में विंसेंट पॉल गोगिया के पीछे वस्त्र लेकर भागा। रात के अंधेरे में गोगिया अपनी जान बचाकर अंधेरे में कहीं भाग गया। विंसेंट जब होश में आया तो अपने दोस्त के साथ किए बर्ताव ने उसे हिलाकर रख दिया। विंसेंट रात भर गोगिया को ढूंढता रहा और अपने आप को कोसता रहा। थोड़ी देर बाद उसे फिर पागलपन का दौरा पड़ा और उसने गुस्से में अपना एक कान काट लिया। फिर अपने कान को कपड़े में लपेटा और आईने के सामने बैठकर खुद का कटे हुए कान के साथ एक पेंटिंग बनाया। उस कान को कागज में लपेटकर उसने उस वेश्या को जाकर दिया। ये बात गांव में फैल गई और गांव वाले विंसेंट वैन गॉग को पागल समझने लगे। थियो को जब ये पता चला तो थियो वहां पहुंचा। थियो ने विंसेंट को सेरेमी के पागल खाने में भर्ती करवाया और अपने भाई का इलाज करवाया। थियो विंसेंट को आर्ट मटेरियल भेजा करता और विंसेंट मेंटल हॉस्पिटल में बैठकर डॉक्टर, नर्स, पेशेंट के चित्र बनाता। 1 साल बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, पर विंसेंट निराश रहने लगा। उसे पागलपन के दौरे आने का डर सताए रहता। थियो ने उसे फिर पेंटिंग करने के लिए प्रेरित किया। विंसेंट का उत्साह बढ़ाने के लिए थियो ने विंसेंट की एक पेंटिंग अपने ही दोस्त को खरीदने के लिए कहा। वो पेंटिंग विंसेंट के जीवन की बिकी हुई इकलौती पेंटिंग रही। आज के 2 साल के टाइम पीरियड में विंसेंट वैन गॉग ने सबसे बेहतरीन पेंटिंग किए। उसमें वहाँ के खेत, बाग, बगीचे, पुल, रास्ते, चौराहे, किसान, मजदूर, पोस्टमैन के चित्र उसने बनाए।
उसने सनफ्लावर के चित्र बनाए जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। एक दिन विंसेंट शाम को खेत में चित्र बना रहा था, तभी उसको पागलपन का दौरा आया और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो घर पर आया और वो आखिरी चित्र उसने टेबल पर रखा। उसने अपने जीवन की आखिरी चिट्ठी अपने भाई थियो को लिखी और ड्रावर में से बंदूक निकाली। जहाँ पर आखिरी पेंटिंग बनाई थी उसी जगह खेत में जाकर उसने अपने आप को गोली मार ली। गोली लगने के बाद भी विंसेंट वैन गॉग 2 दिन तक तड़पता रहा। थियो को जब ये बात पता चली, थियो भागते भागते विंसेंट वैन गॉग के पास आया। विंसेंट ने थियो के गोद में दम तोड़ दिया। थियो भी ये सदमा सहन नहीं कर पाया और 6 महीने के भीतर ही उसकी भी मौत हो गई। इस तरह विंसेंट वैन गॉग गुमनामी में ही मर गए। एक अच्छे दिल के इंसान का यह दुखद अंत था। उनकी आखिरी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि मैंने जो आखिरी चित्र बनाया है उसमें मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है। खेतों में से एक रास्ता दूर कहीं मुझे ले जा रहा है और आकाश में उड़ रहे काले कौवे यमदूत है जो मुझे लेने के लिए आए हैं। थियो, मुझे माफ़ कर देना, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। देखते देखते 10 साल ऐसे ही गुजर गए। विंसेंट की भाभी को एक दिन विंसेंट और थियो के खत मिले। इन खतों के सहारे उन्होंने विंसेंट वैन गॉग की कहानी दुनिया के सामने रखी और फिर क्या था, विंसेंट वैन गॉग को फेमस होने में देर नहीं लगी और लोग विंसेंट वैन गॉग की चमत्कारी व्यक्तित्व से प्रभावित होना शुरू हो गए। आज वो विश्व के सबसे महान चित्रकारों में गिने जाते हैं। उनका एक चित्र उनकी मौत के 20 साल बाद $3 लाख में बिका। आज उनके एक एक चित्र की कीमत कम से कम 500 करोड़ रुपए से अधिक है। विंसेंट के चित्र अनोखे थे क्योंकि वो उनकी खुद की अनोखी शैली थी, उन पे किसी का प्रभाव नहीं था। आज भी विंसेंट वैन गॉग के चित्र नए नए कलाकारों को प्रेरित करते रहते हैं। उनके चित्रों में उतनी ही प्योरिटी थी जितनी कि विंसेंट वैन गॉग के नेचर में थी। विंसेंट वैन गॉग एक साफ मन का अद्भुत चित्रकार था। एक असफल इंसान विंसेंट वैन गॉग और उसके भाई थियो की प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।